हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सप्लेन करूँगी। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, मतलब 1000 ईयर्स में हमारे यहाँ पर क्या चेंजेस आए। अभी आपने लास्ट क्लास 6 में जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और जो 7th में आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेडिवल हिस्ट्री। और जो आप क्लास 8th में जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो इसमें जो ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स, मतलब लगभग हम लास्ट 1000 ईयर्स के बारे में बात करेंगे। 750 CE से लेके 750 CE तक की बात करेंगे। लगभग 1000 ईयर्स तो नहीं, अब इसके बीच में 750 CE से लेकर 1750 तक क्या क्या चेंजेज आए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चेंज आया हिस्ट्री में हमारे यहाँ पर, वो आया मैप में। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो तरह की मैप 1 एंड मैप 2। तो जो मैप 1 था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आधार पर था, जिसको कि जो एक अरेबियन कार्टोग्राफर थे, जियोग्राफर थे अल्विद जैसी, उन्होंने 1115 में इस मैप को बनाया था। ये जो मैप है जियोग्राफर थे अल-इद्रिसी, मतलब या तो अल-इद्रिसी बोल सकते हैं इसको, या अलिद जैसी, जिन्होंने इस मैप को बनाया था। कब बनाया था? 1154 में। और मैप 2 की अगर हम बात करें तो इसको 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने बनाया था। कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप को बनाते हैं। सॉरी 1750 नहीं, 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा जो मैप बनाया गया था वो कौन सा था? मैप 2। जो अलिद जैसी थे और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने सेम एरिया का मैप बनाया था इसमें, लेकिन इनमें फिर भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो मैप 1 है उसकी अगर बात करें तो जो श्रीलंका है वो मैप 1 है, मैप 1। तो उसकी अगर हम बात करें तो जो श्रीलंका है वहाँ पर वो नॉर्थ इंडिया में दिखाया गया है, बट रियल में जो श्रीलंका है वो कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है। कहाँ पर है श्रीलंका? साउथ इंडिया में। इस मैप में प्लेसेस के नाम अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए थे। कौन से में? मैप 1 में जो प्लेसेस थे उनके नाम जो हैं अरेबिक लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग मैप नंबर 2 की बात करते हैं। अब मैप 2 के बारे में जानते हैं। जो मैप 2 है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया गया। जैसे मान लीजिए कन्नौज, इसमें कन्नौज जो कि यूपी में है उसको भी दिखाया गया था, लेकिन कन्नौज की जो स्पेलिंग थी, यहाँ पे कन्नौज की जो स्पेलिंग थी वो क्या थी? रॉन्ग थी, कुछ CA करके दी हुई थी, जो कि रॉन्ग स्पेलिंग थी। मैप 2 जो है 1600 ईयर्स के बाद बनाया गया था। मैप 1 के 1600 ईयर्स के बाद जो मैप 2 है वो बनाया गया। जो मैप 2 था उसको यूरोपियन सेलर्स यूज करते थे। यूरोपियन सेलर्स कौन होते हैं? जो शिप पे काम करते हैं। तो मैप 2 को मोस्टली यूरोपियन सेलर्स यूज करते थे। और मर्चेंट यूज करते थे। मर्चेंट किस लिए यूज करते थे? इसमें लिखा है ना, मर्चेंट यूज करते थे, जो कि वोयागेज का मतलब यहाँ पे है, जैसे अपनी जो कहीं पे जर्नी वगैरह कर रहे हैं या अपनी कहीं बाहर उनको जाना है, किसी चीज़ को सर्च करना है, तो वो इसलिए जो मर्चेंट थे
कि कहाँ पर सामान ले जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहाँ पे उनका जो व्यापार है वो अच्छे से चलेगा, इस मैप का वो लोग यूज करते थे। अब इसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, वो है कि मर्चेंट वगैरह थे उनके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 2। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट टू पीरियड्स व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स। जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लेते थे। मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द कंटेक्ट विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट प्रोड्यूस्ड। अब हम न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजीज़ मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब चेंज हो जाएं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टर्मिनोलॉजी। जैसे एग्जांपल हिंदुस्तान को पहले के टाइम में लोग कुछ पार्ट्स को ही हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन आज के समय में पूरे देश को, पूरी कंट्री को हिंदुस्तान कहा जाता है। लेकिन जो पार्शियल थे एक सिराज जो थे, उन्होंने गंगा यमुना की जो बीच की लैंड थी और जो पंजाब और हरियाणा की जो पार्ट था उसको क्या कहा उन्होंने, उसको हिंदुस्तान कहा। और जो दिल्ली सल्तनत को भी हिंदुस्तान कहा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को देखते हुए उन्होंने, पॉलिटिकल साइंस को करते हुए तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत को भी हिंदुस्तान कहा। और बाबर ने हिंदुस्तान को ज्योग्राफिकल वे से देखा, तो उन्होंने जहाँ पर जैसे फ्योना एंड फ्यूना कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने सब कॉन्टिनेंट को देखते हुए उसको जहाँ पर मतलब जो ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखते जहाँ पर फ्यूना वगैरह पाए जाते थे, उस तरह की कल्चर होती थी जो बेनिफिटेड हो, उस जगह को यहाँ पर इन्होंने हिंदुस्तान कहा। इट इज़ द सिमिलर टू वे द 14th सेंचुरी पोइट, जो 14th सेंचुरी में एक जो पोइट थे अमीर खुसरो यूज वर्ड, उन्होंने हिंद वर्ड को यूज किया। वाइल द आइडिया ऑफ अ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच एज एसोसिएट विद इट टुडे। लेकिन आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल वे में देखा जाए, ये नहीं कोई नेशनल मतलब हमारे कंट्री का नाम पूरे हिंद से क्या हो गया अब हिंदुस्तान। Historians today have to careful about term they use because mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. अगर हम foreigner वर्ड को देखें तो पहले के जो लोग थे मोस्टली मतलब आज के ज़माने में हम लोग किसको फॉरनर करते, जो कि कहीं बाहर से आया हो या विदेश से आया हो, जो इंडियन नहीं है उसे ही फॉरनर कहा जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे जो फॉरनर उसे कहा जाता था जो कि कहीं दूसरी सिटी से आया हो, जो कि कैसा हो, जो स्ट्रेंजर हो, मतलब किसी दूसरी सिटी से आया हो। एग्जांपल देखें, अगर जैसे दिल्ली से वो आगरा आया हो या आगरा से दिल्ली में आया हो तो उसको क्या बोलते थे, वो लोग फॉरनर बोलते हैं। बट आज के टाइम में जो अदर कंट्री से आया हो, जो हमारे लिए दूसरी कंट्री से आया हो, जिसको हम नहीं जानते हैं या जानते भी हैं लेकिन वो दूसरी कंट्री का है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरनर्स बोलते हैं। उनका डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, डिफरेंट रीजन को मानने वाले हो सकते हैं। अब हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, अब जो हिस्टोरियंस थे बहुत सारी डिफरेंस टाइप के सोर्सेज को यूज करते थे अपने पास्ट को देखने में या स्टडी करते थे। द नेचर एंड द देयर इन्वेस्टिगेशन, अपनी जानकारियों को बढ़ाने में, कोई भी सोर्स करने में। तो लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट, आपने रूलर के बारे में पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी का जो रूलर था हर्षवर्धन, उसके बारे में पढ़ा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 750 या 700 to 1750 तक के बारे में पढ़ेंगे, लगभग 1000 ईयर्स तक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अगले वाले यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, सम कंटिन्यूसली इन द सोर्सेज यूज द बाय हिस्टोरियन स्टडी ऑफ दिस पीरियड दे स्टिल रियली ऑफ कॉइन्स। जो पहले के ज़माने में आपने नोटिस किया होगा, लास्ट चैप्टर में आपने देखा कि वहाँ पे कॉइन्स होती थी, वो ज़्यादातर या इंस्क्रिप्शन होते थे, आर्किटेक्चर होते थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड होते थे, और जो ये सब क्यों रखे जाते थे, इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब जानकारी। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकम्युनिटी, द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, द स्लोली डिस्प्लेस्ड द अदर
types of available information through the period paper gradually became cheaper and more। तो पहले जो था वो ज़्यादातर जैसे कॉइन्स पे कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो कॉइन्स पे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे या इंस्क्रिप्शन पे लिखे जाते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो किस पे रखे जाने लगे यहाँ पे, पेपर्स पे, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर था वो बहुत चीप मिलने लगा था इनको, तो पेपर पे ही सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। द वैल्यू ऑफ पेपर, इसमें हम पढ़ेंगे कंपेयर द फॉलोइंग। इन द मिडिल ऑफ द 13th century a scholar wanted to copy a book। इसको क्या होता था, एक बुक में उसने कॉपी किया, बट द डिड नॉट एनफ पेपर, लेकिन उसके पास एनफ पेपर नहीं थे। सो ही वॉच द राइटिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, ही डिड नॉट वांट राइट द पेपर एंड यूज इट। तो वो कह रहा था कि क्या वो वॉश करके उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, लेकिन वो उसको चाहता नहीं था क्योंकि जब पेपर सूख जाएगा तभी फिर उसको वो यूज कर सकता था। अ सेंचुरी लेटर, कुछ टाइम के बाद, इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड नॉट द लकी हैव शॉपकीपर वाक फॉर यू इन सम पेपर। कुछ टाइम के बाद हुआ, जो फूड आया मार्केट में, लेकिन कह रहा है आप लकी हो जो शॉपकीपर्स जो हैं आपको कोई भी चीज़ जो है वो पेपर में रैप करके देते हैं। नेक्स्ट, अब मैं इसको यहीं से फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो जो बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, जो पेपर था वो बहुत जल्दी से इजीली अवेलेबल होता था, वो बहुत ज़्यादा चीपर था। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्सेस द क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो लोग थे उनको जो होली टेक्सेस के रूप में यूज करते थे या फिर राजाओं के बारे में लिखते थे। लेटर्स एंड टेक्निक ऑफ सेंड द पेटिशन एंड द जुडिकल रिकॉर्ड, जैसे मतलब मान लीजिए कोई भी लेटर लिखना या कोई टेक्निक, कोई टीचिंग लिखनी, मतलब जो लोग पढ़ाते थे उनके बारे में नोट्स बनाने हैं उस, या कोई भी रिकॉर्ड रखना है तो। एंड फॉर द रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आप लोग जानते हो, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब क्या थी, जो हाथों के द्वारा लिखे जाएं, क्या है मतलब जो इनको हाथों के द्वारा। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो वेल्दी पीपल के द्वारा कलेक्ट की जाती थी, जैसे रूलर्स या मोनेस्टरीज एंड द टेम्पल, और उनको कहाँ पे रखा जाता था, टेम्पल्स में रखा जाता था। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरियन एंड द आर्चीव, जैसे मान लीजिए आज के टाइम में जो लाइब्रेरीज होती हैं उस टाइम पे भी उस तरह की जो होती थी, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको सेफ रखा जाता था। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी और जो डॉक्यूमेंट्स थे ये बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराती थी किसी की भी जानकारी देने में, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा जाता था, लेकिन इनको यूज करना बहुत ज़्यादा कैसा था, डिफ़िकल्ट था। आर्चीव मतलब यहाँ पे दिया हुआ है अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाए, स्टोर किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, आर्चीव। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव, आज के टाइम पे नेशनल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके आर्चीव्स हैं, वेयर यहाँ पे कि जो रिकॉर्ड्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखा जाता है। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दीज डेज, सो स्क्राइब कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। अब उस टाइम पे जो ना तो इस तरह की प्रिंटिंग प्रेस थी, और उस टाइम पे क्या होता था, जो स्क्राइब्स को कॉपी किया जा सके तो इनको किसके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हाथों से ही लिखा जाता था। इफ़ यू हैड एवर कॉपीड द फ्रेंड होमवर्क यू वुड नो that is not simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. कई बार क्या होता है कि आपने कोई अपने फ्रेंड्स की कॉपी ली तो उसमें उसकी आपको राइटिंग समझ नहीं आती, तो आप उससे पूछते हो ना क्या लिखे, तो उसी तरह से क्या होता था, जो हैंड राइटिंग में लिखी जाती थी जो मैन्यूस्क्रिप्ट, तो कई बार उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा, रीड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्मॉल but significant difference in your copy of your friend's work. Manuscripts copying is somewhat similar as scribes copy manuscripts. They also introduce a small changing a word here, a sentence there. These small differences grow over centuries of copying until manuscripts of the next page of the same text become substantially different from one another. अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी इसमें प्रॉब्लम आ जाती थी कि जो राइटिंग होती थी वो एक दूसरे को समझ में नहीं आती थी, इसलिए इनको थोड़ा टफ हो जाता था। अब इसके बाद क्या आया, रियली जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी
जो ऑथर्स जो आज के टाइम पे लिखते हैं बस वही होती हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स। इसका जो रिजल्ट ये हुआ, जो हिस्टोरियंस जो थे हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस देन द ऑथर्स हैड ऑर्डिनरली रिटन। अब वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जो राजा हिस्टोरियंस थे या इतिहासकार थे, बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट वो लिखते थे, तो जो ऑथर थे उन्हीं, वो कुछ ऑथर्स थे उन्हीं के द्वारा वो लिखी जाती थी। वन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट द डिफरेंट टाइम्स। जो कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी ओकेजन पे जो ऑथर्स थे वो उनको टाइम पे क्या करा देते थे, रिवाइज कराते थे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल जयाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिक फर्स्ट इन, उसके द्वारा जो लिखा गया था 1356 में। एंड अनदर वर्जन, उसका जो दूसरा वर्जन है वो 2 years बाद, 2 years लेटर किया गया। द टू differ from the each other, but historians did not know about the existence the first version until 1960. It remained lost in large library collection. उसमें फिर क्या हुआ कि जो लास्ट, जो बहुत बड़ा सा लार्ज जो लाइब्रेरी कलेक्शन था वो क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था। अब न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब जो यहाँ पे नए और सामाजिक सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आए। अब हमने लास्ट जो 1000 years के बीच में क्या हुआ ये जानेंगे। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेज आए। हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल, उनकी जो स्केल थे और जो वैरायटी थी वो डेवलप हुए इस पीरियड में। इट डिफरेंट मूवमेंट्स आए इन दिस पीरियड, न्यू टेक्नोलॉजीज आई और उनसे उनके जैसे अपीयरेंस पड़े, जैसे लाइक द पर्शियन व्हील, जैसे व्हील आया इन इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील आया वेविंग करने के लिए, मतलब बुनने के लिए, एंड द फायर आर्म्स इन कम्बैट। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट, मतलब नए नए फूड्स उगाना शुरू कर दिए लोगों ने। बेवरेज मतलब जैसे टी और कॉफ़ीज होते हैं इस तरह के सब, और इन द सब कॉन्टिनेंट एरिया में पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स, नई नई तरह से नई नई टेक्नोलॉजी से जो क्रॉप्स हैं वो उगाने लग गई। केम अलॉन्ग द पीपल हु ब्रॉड, उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस पीरियड में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज आए। आप लोग ये पढ़ेंगे द चेंजेज इन द चैप्टर 5th, 6th एंड 7th, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। ये जो पीरियड था जनरली मोबिलिटी, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेवल की, लोगों के जो ग्रुप ने, और लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द possibilities for people to carve of fortune. One group of people who became important in the period of Rajput, उसमें कौन थे, राजपूत थे, जिसका नाम था a name derived, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, the son of the ruler, किसी भी राजा का मतलब जो पुत्र था वो क्या कहा जाता था, वो राजपूत। Between the 8th and the 14th century, the term was applied more generally, a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट, जो क्षत्रिय कास्ट थी वो भी डेवलप हुई। द टर्म इंक्लूड, नेक्स्ट पेज, नॉट जस्ट रूलर एंड chieftains but also soldiers and commanders who served the armies of different monarchs all over the subcontinent. और भी अदर ग्रुप्स के पीपल जैसे मराठा, सिख, जाट्स, अहोम एंड कास्ट, ये इन्होंने भी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कि इम्पोर्टेंट हैं उन्होंने भी सर्च करना शुरू कर दिया। थ्रू आउट इस पीरियड में वाज ग्रेजुअली क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट को साफ़ किया गया, एंड एक्सटेंशन ऑफ, और किस लिए साफ़ किया गया था उसको, एग्रीकल्चर करने के लिए। अ चेंज फास्टर मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर, बहुत सारे एरियाज़ को जो जंगलों से घिरे हुए थे उसको खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल क्लीन कर दिया गया। और बहुत सारी, ये अचानक से एकदम से, हैबिटेट क्या कहेंगे, रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ रेजिडेंस, वहाँ की जो लोगों की जो लोकल और जो इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल थी वो एकदम से चेंज हो गई। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग, जैसे लैंड एंड बिकम, वहाँ पे जो ज़मीन थी उस पर पीसेंट भी रखे जाने लगे। न्यू पीजेंट ग्रुप, नए नए पीजेंट ग्रुप बनने लगे, इन्फ्लुएंस बाय द रीजनल मार्केट्स, जैसे चीफ्टेन्स, प्रीस्ट, मोनेसरीज एंड द टेम्पल्स बनाए जाने लगे। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कंप्लीट सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, फिर क्या होने लगा,
अब ये जब सब नई नई चीज़ें बनने लगी, डेवलपमेंट होने लगा, तो इनकी जो रिपेयरिंग होती है या इनको चलाने के लिए तो किसके फिर ये लोग क्या करने लगे, टैक्स वसूल करने लगे। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, मतलब जो लोकल लॉर्ड्स थे, मतलब इनको जो अलग अलग जिसका जिस पे आधिपत्य था वो लोगों को सर्विसेज और गुड्स मतलब सामान प्रोवाइड कराने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज, द पीसेंट्स सम मोर प्रोडक्टिव लैंड एंड अदर आल्सो केप्ट, वो क्या करने लगे फिर जो कैटल हैं जानवरों को पालने लगे। एंड कंबाइंड एस्टेट्स वर्क एंड द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अलग अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने लगे और उससे कुछ नई सीख भी लेने लगे। अ सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जातीज, फिर क्या हुआ, इसके जो ग्रुप थे लोगों के वो जातीज में बसने लगे या सब कास्ट में बंटने लगे। एंड द रैंक ऑफ द बेसिस ऑफ द देयर बैकग्राउंड, मतलब उनके जो ऑक्यूपेशन था उसके आधार पर या उनकी फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर उनको जातीज या सब कास्ट में उनको डिवाइड किया जाने लगा। रैंक जो थी वो फिक्स नहीं थी, ना कोई परमानेंटली थी। एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस द रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ जाति, जो जाति का जो एक मेन मेंबर था उसी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता था। स्टेटस द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, जो जाति फ्रेम की गई थी रूलर्स के द्वारा और टू द मैनेज कंडक्ट देयर मेंबर्स, दीज रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स, वहाँ पे फिर मतलब जो मीटिंग्स भी हुआ करती थी। इन सम एरिया द जाति पंचायत, कहीं कहीं किसी एरिया में जैसे कि मीटिंग नहीं, जाति पंचायत टाइप की जो पंचायत सभा ग्राम सभा लगती है उस तरह से जो मीटिंग्स भी वो होती थी। बट जातिज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स रीजन एंड एम्पायर। अब यहाँ पे हम रीजन एंड एम्पायर के बारे में जानेंगे। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलाज, जो चोलाज थे आप उसके बारे में चैप्टर 2 में जानेंगे, और जो तुगलक्स थे उसके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इनका जो शासन था बहुत सारे रीजन्स पे इन्होंने अपना शासन कर लिया। संस्कृत, वो जो संस्कृत पार्षद थे चैप्टर 2 में ही इनको इसी चैप्टर में देखेंगे आप लोग। और फिर प्रेस्टिंग द दिल्ली सल्तनत, जो गयासुद्दीन बलबन था 1266 से लेकर 1288 तक जिसका शासन चला। एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ द वास्ट, ये बहुत बड़े एम्पायर का जो रूलर था। उसने बंगाल ईस्ट में से गजनी इन द वेस्ट एंड द ऑल ऑफ साउथ इंडिया, पीपल ऑफ डिफरेंस रीजन्स एंड एम्पायर। तो जो लार्ज स्टेट्स थे जैसे चोलाज का था चैप्टर 2 में जानेंगे उसके बारे में, तुगलक के बारे में चैप्टर 3 में, एंड मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में जानेंगे। इन्होंने बहुत सारे रीजन्स पे अपना कब्जा कर लिया था, मतलब अपने दायरे में ले लिया था। और संस्कृत पार्षद था चैप्टर 2 में जानेंगे उनके बारे में। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, अपनी प्रशस्ति में लिखा था उसके अकॉर्डिंग, जो दिल्ली सल्तनत का दिल्ली का जो सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, जिसका जन्म 1266 में हुआ था और जिसकी डेथ 1287 में हुई थी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो रूलर था ये बहुत बड़े रीजन्स पे राज करता था। ये इसका जो एम्पायर था वो बहुत वास्ट, मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था। और इसका जो राज्य था बंगाल से लेके इन द ईस्ट और गजनी और अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट और द इंक्लूड ऑल साउथ इंडिया में इन्होंने अपना कब्जा कर रखा था, मतलब इसी के रीजन्स में आ जाते थे। जो पीपल्स थे डिफरेंट रीजन के, जैसे गदा, आंध्रा, केरला और कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात के, इसकी जो आर्मीज थी उससे डर कर वो अपने हथियार डाल देते थे। हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते थे कि रिगार्ड दीज एक्सटर्नल क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एट द सेम टाइम, मतलब लोग ये सोचते थे कि मतलब जो राजा होते हैं मतलब अपने आप अपनी किसी भी क्षेत्र पे अपना जो कब्जा है ये कैसे कर लेते हैं, ये कैसे सोच लेते हैं कि हम अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स हैं इन पे हम अपना कंट्रोल कर लेंगे, ये कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में ये लोग सोचते रहते थे। बाय द 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी possesses distinct geographical dimensions and their own language and the cultural characteristics। अब जो 700 जो ईयर्स में, मतलब जो हम 1000 ईयर्स की बात जो कर रहे हैं उसमें क्या था, जो वहाँ पे जो जोग्राफिकल डायमेंशंस के बारे में लोग सोच रहे थे कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज होती है और जो कल्चर होती है। आप लोग ये जानोगे कि मोर अबाउट दिस चैप्टर, इसके बारे में चैप्टर 9 में जानोगे।
They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. इनके स्टेट्स के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे. ओकेजनली जो हैं ये लोग किस तरह से करते थे. जो चोलाज थे और जो खलजी थे, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल बिल्ड. इन्होंने अपने बड़े बड़े एम्पायर को किस तरह से स्थापित किया और इन्होंने अपने जो धर्म्स हैं या अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो रीजन्स हैं उन पे आक्रमण किया. नॉट ऑल दीज एम्पायर पर इक्वली स्टेबल ऑफिसर. ये कह सकते हैं हम कि जो सारे एम्पायर हैं वो एक जैसे इक्वल सक्सेस उनको नहीं मिली. नॉट ऑल दीज एम्पायर पर इक्वली स्टेबल. और सच कंपेयर फॉर द एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 और टेबल 4. व्हाट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द रूल. अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो खलजी थे और जो मुगल्स थे उनके जो मतलब शासन का जो ड्यूरेशन था वो क्या था. मतलब इनका जो ऐसा भी नहीं है किसी राज्य का जो शासन है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चले और किसी का कम चले, कोई फिक्स नहीं होता था. व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी. जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था 18th सेंचुरी में, इट द लेड टू री इमरजेंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स. इसके बारे में आप चैप्टर 10 में जानेंगे. बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पेन रीजन्स रूल हैड अल्टर्ड कैरेक्टर्स ऑफ रीजन्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. रीजन्स वर लेफ्ट. और इनके बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो लेफ्ट हो गए थे और बिग एंड स्मॉल स्टेट्स में वो अलग अलग बढ़ गए थे और अलग अलग जो लोग हैं उन पर रूल जमा करने लग गए थे. दिस वाज अपीयरेंस एंड इमरजेंस ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रेडिशन. बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपनी अपनी जो ट्रेडिशन होती है उनको शेयर करने लगे थे और वहाँ पे अलग तरीके का शासन होता था. द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी को अपनाने लग गए थे और अलग तरह की कल्चर्स को अपनाने लग गए थे. अलग उनमें लैंग्वेज हो गई थी. अब थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन, जब हम यहाँ पे 1000 ईयर्स की बात कर रहे हैं 700 से लेकर 750 तक, तो उसमें बहुत सारे रीजन्स ग्रो हुए. किस तरह से हुए, कहाँ पे वो जो रीजन्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाए और क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत सारा कुछ जानने की कोशिश की और उसके क्या डिसएडवांटेज हुए. अब ओल्ड एंड द न्यू रिलीजियस. The 1000 years of history that we are exploring witness major development in religious tradition. अब 1000 years में जो हिस्ट्री में बहुत सारे जो चेंजेज हैं, डेवलपमेंट हैं वो देखने को मिले. ट्रेडिशंस को लेकर हो सकते हैं. पीपल जो लोग थे वो विश्वास करने लगे डिवाइन लोग, मतलब भगवान पूजा पाठ करने लगे. वो डीपली अपने आप से पर्सनल किसी भी गॉड को मानने का उनको अधिकार था. बट मोर यूजुअली इट वाज collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected the social and economic organization and the communities. As the social world the group alternates so to did their beliefs. अब इस पीरियड में एक बहुत बड़ा चेंजेज आया कि मतलब जो हिंदूज थे उसको बहुत ज़्यादा लोग मान रहे थे. जो थे नए अपने धर्म को मानने लगे और टेम्पल्स वगैरह बनने लग गए. इम्पोर्टेंस देने लगे जो लोग थे, क्योंकि वो ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस देने लगे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे वो समाज में अच्छे माने जाते थे और उनको संस्कृत की नॉलेज थी. और जो ब्राह्मण और लॉर्ड सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट ब्राह्मण्स को मिलने लगा. डोमिनेंट पोजीशन वर्ड consolidated by the support of their patterns. New rulers searching for prestige. जो नए रूलर्स थे अपनी प्रेस्टीज को सर्च करने लगे. अब इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में. जो आइडिया ऑफ भक्ति का आइडिया, लोगों के अंदर भक्ति जागी. ऑफ द लविंग पर्सन, जो अपने देवी और देवताओं को लोग अलग से मानने लग गए. कोई किसी भगवान को मानता और कोई किसी को मानता. अपने अकॉर्डिंग वो लोग पूजा पाठ करने लगे. इसके बारे में मोर डिटेल्स में हम लोग चैप्टर 8 में जानेंगे. तो इसी पीरियड में बहुत नए रिलीजन्स को लोग मानने लग गए सब कॉन्टिनेंट्स में. मर्चेंट्स एंड जो माइग्रेंट्स थे, फर्स्ट उन्होंने टीचिंग की किसकी, होली कुरान की टीचिंग की. कुरान को जाना. और 7th सेंचुरी में मुस्लिम्स रिगार्ड कुरान एज देयर. मुस्लिम्स ने अपनी कुरान को अपनी होली बुक मान लिया एज एक्सेप्ट, और अपने जो अल्लाह हैं उनको गॉड के रूप में एक्सेप्ट किया. हु लव मर्सी एंड बॉन्डी बिलीव द हिम विदाउट रिगार्ड द सोशल बैकग्राउंड. चाहे वो किसी भी उससे हो, मुस्लिम्स जो थे वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानते थे.
बहुत सारे रूलर्स जो थे वो इस्लाम धर्म को मानने लगे एंड उलामा को लर्न करने लगे, और एंड इसी तरह जैसे कि हिंदूस लोग थे, कुछ हिंदूस हुए, कुछ इस्लाम धर्म को मानने लगे, कुछ हिंदू धर्म को मानने लगे। अब अलग अलग जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे वो अलग गॉड की पूजा करते थे, जो मुस्लिम धर्म को मानते थे वो अल्लाह को मानते थे। देयर वर मैं लास्ट पैराग्राफ में बता रही थी कि जो लोग, कुछ लोग थे मुस्लिम्स जो थे वो कुरान को मानते थे, उन्होंने अपनी होली बुक कुरान को माना, और कुछ हिंदू लोग थे वो गॉड को मानते थे, और मुस्लिम्स अल्लाह को मानते थे। तो लेकिन चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, कुछ गरीब थे, ऐसा वहाँ पे मैनी रूलर्स जो थे, बहुत सारे जो रूलर्स थे वो इस्लाम्स को मानते थे और उलामा को मानते थे। और जैसे कि हिंदूज होते हैं, बहुत से लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, कुछ लोगों ने मुस्लिम इस्लाम धर्म को अपनाया, और इसी तरह से उनके जो फॉलोअर्स थे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको मानते थे। और दो तरह के मुस्लिम्स हुआ करते थे, कुछ लोग सिया मुस्लिम्स थे और कुछ लोग थे जो सिया मुस्लिम्स थे वो जो मोहम्मद थे उनके बेटा था अली, उसको अपना लीडर मानते थे और उसी के अकॉर्डिंग काम करते थे। और जो सुन्नी धर्म के सुन्नी मुस्लिम्स थे वो अपना लीडर एक था खलीफाश को मानते थे और उसी की कम्युनिटी से वो लोग काम किया करते थे। एंड द सक्सीडिंग, और जो खलीफास थे वो ज़्यादा सक्सीड हुए थे। ये इन दोनों में इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस देखने को मिलता था कि जो वेरियस जो स्कूल्स वगैरह थे, जो हनाफी एंड शाफी मेनली इन इंडिया, दे लॉजी द मिस्टिक ट्रेडिशन, वो इन्हीं की मुस्लिम्स मतलब जो थे उन्हीं की ट्रेडिशंस में आ जाते थे। अब टेकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, अब यहाँ पे जो टाइम्स था, हिस्टोरियंस डू नॉट सी द टाइम जस्ट अ पासिंग ऑफ आर्ट्स, मतलब उस तरह से जो टाइम्स था उनको वो जैसे आर्ट्स में नहीं मानते थे, ना डे और ईयर्स एज अ क्लॉक ऑफ द कैलेंडर, ना जैसे मान लीजिए क्लॉक और कैलेंडर। दिस टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेज, मतलब वो जो टाइम जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता था। द प्रेसिडेंस और द ट्रांसफॉर्मेशन आइडियाज़ बिलीव्स, वो उसी में विश्वास करते थे। और जो इस टाइम पे जो स्टडी होती थी मेड समवट ईजियर डिवाइडिंग इनटू पास्ट इनटू द लार्ज सीमेंट, जैसे कि पीरियोडिक जो पीरियड्स थे उनको उसमें बांटा गया था। जब जैसे कि जो हम हिस्टोरियंस थे उन्होंने उसको 3 टाइम में बांटा हिस्ट्री को, जैसे एंशिएंट टाइम और मेडिवल पीरियड और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 तरह की हिस्ट्री को उन्होंने बांटा। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, मेडिवल हिस्ट्री जो कि अभी आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो, और जो मॉडर्न हिस्ट्री जैसा कि मैंने पहले बताया वो आप क्लास 8th में पढ़ेंगे। इन द मिडिल 19th सेंचुरी ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस ने उन्होंने हिस्ट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। The division was based on the idea of the religion rulers was only important historical change। इससे जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल चेंजेज आए। No significant development in the economy, society or culture, such a division also ignored of rich diversity of the subcontinent। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ हिस्टोरियंस थे उन्होंने फॉलो किया आज के टाइम को, द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को अपनाते थे और मेजर एलिमेंट डिफरेंस मूवमेंट ऑफ द पास्ट। द हिस्टोरियंस, आप लोग द हिस्ट्री आप लोग यूज रीड करोगे, यू इंक्लूड द वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, जैसे हंटर गेदर, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन द टाउन्स एंड विलेजेस, अर्ली एम्पायर एंड द किंगडम। द हिस्ट्री यू कैन स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब मेडिवल पीरियड, और यू विल, अभी इस टाइम पे आप कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मेडिवल पीरियड। यू विल फाइंड एंड मोर अबाउट द स्पेस पेजेंट सोसाइटी, द अराइज रीजनल एंड imperial state formation, the cost of petrol, forest people, the development of Hindus, Islam and major religions। मतलब इस मेडिवल हिस्ट्री में आप लोग किसके बारे में जानोगे, रीजन्स कैसे उन लोग राजाओं के बढ़े, किस किस धर्म को अपनाया उन्होंने, किस मतलब इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म आया और उन्होंने अपने दायरे को किस तरह से बढ़ाया। अब these 1000 years of Indian history witness considerable changes।
आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी में ये थोड़ा सा कम टाइम रहा, डिफरेंट बस 18 और 7th सेंचुरी के 18 एंड 11th सेंचुरी की अपेक्षा। डिस्क्राइब द एंटर पीरियड द हिस्टोरिकल यूनिट नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। वो द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कंसिडर्ड विद मॉडर्न पीरियड। जो मेडिवल पीरियड था उसमें और जो मॉडर्न पीरियड था दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। मॉडर्न पीरियड में हम मॉडर्निटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, उसमें क्या हुआ, क्या चेंजेज आए, वहाँ पे क्या प्रोग्रेस हुई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हुए और किस तरह से ट्रेडिंग कंपनीज आई, और उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा उसमें कुछ कंपैरिजन करके ये लास्ट ईयर की बुकों से कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स आप, और ये भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे चेंजेज आए, और आपने अपने आसपास की जो दुनिया है वहाँ पे भी ये देखें कि ये कुछ चेंजेस हुए भी हैं या सब कुछ वैसा ही है। दैट्स ऑल। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।